नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया क्राइम थ्रिलर आतंक के साए पार्ट 5। शाम 8 बजे अंधेरा होने के पश्चात जयराम पाटिया आया। बातों का सिलसिला चालू हुआ। मालूम हुआ तीरथ राम के बारे में कि वह किस ठिकाने पर है, शंकर दास ने पूछा। हाँ, जयराम गंभीर था। पाहवा ने तो अपने बंगले को इस समय अपना ऑफिस बना लिया है। बंगले को? हाँ, जबकि उसके पास 50 ऐसे ठिकाने हैं जहां सुरक्षित ढंग से अपना काम संभाल सकता है। शंकर दास के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। जय गणेश की तबाही पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है? सोहन लाल ने पूछा। बहुत बुरी। वह पागल हुआ पड़ा है, जल बिन मछली की तरह तड़प रहा है। तुम लोगों को हर हाल में पाना चाहता है। अपने सारे आदमी उसने तुम दोनों की तलाश में लगा दिए हैं। उसके सख्त आदेश हैं कि अगर तुम लोग पकड़ में ना आ सके तो फौरन गोलियों से उड़ा दिया जाए। और बाहर की यह हालत है कि तुम लोग आधा घंटा भी सुरक्षित सड़कों पर नहीं चल सकते और उसके आदमियों के घेरे में आ जाओगे। सोहन लाल के होठ सिकुड़ गए। तीरथ राम पाहवा का बंगला कहाँ पर है? शंकर दास ने पूछा। जयराम पाटिया ने बताया। हमारे रिवॉल्वरों की गोलियां लाए हो? जयराम ने जेबों में से 2 लिफाफे निकालकर टेबल पर रख दिए। मेरे ख्याल में गोलियां कम नहीं पड़ेंगी, पाटिया बोला। दोनों ने कुछ नहीं कहा। अगर तुम लोग उसके बंगले पर जाकर कुछ करने की सोच रहे हो तो मत करना। क्यों? वहां तगड़ी सिक्योरिटी है, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। चला जाए तो जिंदा बाहर नहीं आ सकता। सिक्योरिटी में कुछ खास भी है? खास कुछ नहीं, गार्ड हैं और गने हैं, जयराम पाटिया ने गंभीर स्वर में कहा। मैं खुद चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पाहवा खत्म हो जाए, परंतु मैं यह नहीं चाहता कि पाहवा को मारने के चक्कर में तुम लोग खामखा मर जाओ। तुम दोनों को सशक्त कदम उठाना चाहिए, ऐसा कि पाहवा किसी भी हालत में बच ना सके। एक ही वार उस पर हो और काम तमाम हो जाए। अगर वह बार बार बचता रहेगा तो सतर्क हो जाएगा। उसके बाद उस पर हाथ डालना कठिन हो जाएगा, इसलिए वार एक ही होना चाहिए। शंकर दास और सोहन लाल की आंखें मिली। जयराम ठीक कहता है, सोहन लाल बोला। हाँ, शंकर दास ने सिर हिलाया। पाहवा के बारे में हमें ठंडे ठंडे की योजना बनानी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही करेंगे, कहकर सोहन लाल ने सिगरेट सुलगाई। 2 पल के लिए वहां पर खामोशी रही। और मेरे ख्याल में सिर्फ रिवॉल्वरों से तुम लोग अपना काम नहीं कर पाओगे। तो तुम लोगों को गनों की जरूरत पड़ेगी। जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। पहले कोई योजना तो बना ले जयराम। सोहन लाल ने कष्ट लेकर कहा। तुम सुंदर लाल के बारे में जानते हो ना? वो हमारे साथ था, जिसे पाहवा के आदमियों ने मालूम है, सब मालूम है। पाहवा ने सुंदर लाल को कहाँ रखा है? सोहन लाल का स्वर गंभीर था। क्यों? क्योंकि वह हमारा साथी था। सोहन लाल का स्वर सख्त सा हो उठा। जयराम पाटिया ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। समझा। और अगर तुम लोग सोचते हो कि सुंदर लाल को तीरथ राम की कैद से निकाल लोगे तो यह गलती है तुम लोगों की। पाहवा अपने कैदियों का खास ध्यान रखता है, जयराम ने गंभीर स्वर में कहा। तुम मालूम करके बताओ कि सुंदर लाल कहाँ पर कैद है, शंकर दास ने कहा। जयराम पाटिया उठ खड़ा हुआ। ठीक है, सुबह नाश्ते पर आऊँगा, सुंदर लाल के बारे में मालूम करके। हाँ। जयराम पाटिया विदा लेकर वहाँ से चला गया। शंकर दास और सोहन लाल की निगाहें मिली। अब सोहन लाल के होठों से निकला। रात सोकर बिताई जाए तो ठीक नहीं रहेगा। तो क्या ठीक रहेगा? हमें पाहवा के बंगले को, वहाँ की सिक्योरिटी को एक नज़र देख लेना चाहिए। हाँ, सोहन लाल ने सिर हिलाया। ऐसा करना ही ठीक रहेगा। यहाँ से निकलते ही हमें हर कदम पर सतर्क रहना है। पाहवा के आदमी बिखरे हमें तलाश कर रहे हैं। सतर्क तो रहेंगे, सोहन लाल मुस्कुराया, परंतु हमारी तलाश वास्तव में भारी पैमाने पर है तो हम कब तक खुद को बचा सकेंगे? देर सवेर में उनकी नज़र में तो आएंगे ही, तब सालों की ऐसी की तैसी। शंकर दास ने वहशी स्वर में कहा। जो भी सामने आएगा कुत्ते की मौत मरेगा। देखते हैं कौन हरामी हम पर हथियार तानने की हिम्मत करता है। स्वर में गुर्राहट थी। क्यों, तुम्हारे मिलिट्री की पढ़ाई में इसका भी कोई इलाज बताया गया है? सोहन लाल हंसा। हाँ, क्या? साले के मुंह में रिवॉल्वर की नाल घुसेड़ो और घोड़ा दबा दो। सोहन लाल गहरी सांस लेकर रह गया। उसके बाद दोनों तैयार हुए। जयराम के टेबल पर रखे गोलियों से भरे लिफाफे से उन्होंने 2-2 मुट्ठियां भरकर गोलियां ठूसी
और बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह 9 बजे ही जयराम पाटिया वहां आ पहुंचा। सोहन लाल शंकर दास तब सोते ही उठे थे। पावा के बंगले पर निगाह मारकर रात को 3 बजे दोनों लौटे थे और सोते सोते 4 बज गए थे। तुम दोनों अभी तक सो रहे हो? मैं तो सोचकर आया था कि नाश्ता तैयार होगा। तुम्हारे सोचने से क्या होता है? सोहन लाल ने लापरवाही से कहा। रात हम बाहर निकल गए थे, पावा के बंगले की तरफ। दयाराम पाटिया चौंका। पावा के बंगले की तरफ? हाँ, क्या करने? जयराम अभी तक हक्का बक्का था। बंगले की सूरत देखने, शंकर ने मुस्कुराकर कहा। जयराम पाटिया ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। तो क्या लगा वहां पर? माना कि वहां पर सिक्योरिटी है, परंतु ऐसा नहीं कि हम अपने कदमों का रुख मोड़ लें। अभी बाहर से बाहरी रूप देखा है, तभी ऐसा कह रहे हो? पाटिया बोला। हमने अपने हिसाब से अच्छी तरह ठोक बजाकर देखा है। जब बाहर का पहरा देख लिया तो भीतर का पहरा भी समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। सोहन लाल ने कहते हुए जयराम पाटिया को देखा। कभी कभी समझने में भूल भी हो जाती है सोहन लाल, और वही भूल मौत का कारण बनती है। सोहन लाल की गहरी निगाहें पाटिया के चेहरे पर जम गई। तो तुम ही बता दो भीतर बाहर के पहरे के बारे में। मालूम होता तो कल शाम ही बता देता। जो मालूम है वह कल रात भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि वहाँ पर पाँव रखना मौत को दावत देना है। जयराम ने गंभीर स्वर में कहा। तो तुम क्या चाहते हो कि पावा को छोड़ दें? ऐसा मैंने कब कहा? जयराम पाटिया ने मुस्कुराकर कहा। तो मेरा कहने का मतलब है उस वक्त का इंतजार करो। कब पावा बंगले से बाहर निकलता है तब उस पर वार कर पाना ज़्यादा आसान और ठीक रहेगा। विचार बुरा नहीं, शंकर दास ने कहा, परंतु इस बारे में हमने क्या करना है, कैसे करना है, यह तुम हम पर ही छोड़ दो और राय मत दो। तुम्हारे बार बार टोकने से हमारा कदम गलत भी उठ सकता है, जो कि हम लोगों के लिए घातक हो सकता है। समझदारी इसी में है कि तड़पने वाले को अकेला छोड़ दिया जाए। जयराम पाटिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। शायद तुम ठीक कहते हो। सुंदर लाल के बारे में बोलो। मालूम किया उसके बारे में? सोहन लाल ने पूछा। जयराम पाटिया के चेहरे पर गंभीरता के भाव उभरे। मालूम किया, परंतु इतना ही मालूम हो सका कि अभी तक वह जिंदा है। कहाँ है यह नहीं मालूम हो सका। कहते हुए जयराम ने जेब में हाथ डालकर तह किया कागज निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। इस कागज पर पावा के खास आदमी महेश चंद्र का पता लिखा है। महेश चंद्र ही जानता है कि सुंदर लाल को कहाँ रखा गया है। सोहन लाल के चेहरे पर भूचाल के चिन्ह उभरे। उसने फौरन कागज थामा। महेश चंद्र। सोहन लाल के होठों से वहशी जानवर की भांति कुर्राहट निकली। क्या हुआ? शंकर दास ने हैरानी से सोहन लाल को देखा। इस हरामजादे ने तो मेरा बिस्तरा ही गोल कर दिया था। सोहन लाल के दांत खिंचे हुए थे। मैं समझा नहीं। शंकर दास की हैरानी कम नहीं हुई। मैं जय गणेश होटल के बगल की बिल्डिंग के जिस कमरे से ग्रेनेड फेंक रहा था, वहां ये अचानक ही अपने आदमियों के साथ पहुंचा, मुझ पर काबू पाया और मेरे शरीर के गिर्द ग्रेनेड बांधकर खिड़की से बाहर मुझे उछाल दिया। सोहन लाल जहरीले स्वर में कह रहा था। क्या बकवास है? शंकर दास ने मुंह बनाया। इतनी ऊपर से गिरकर कोई बच सकता है? हाँ, सोहन लाल ने कड़वे स्वर में कहा। सोहन लाल बच सकता है। शंकर दास ने कुछ कहना चाहा कि जयराम पाटिया बोल पड़ा। चुप रहो, उसकी बात तो पूरी हो लेने दो। फिर शंकर दास कुछ नहीं बोला। सोहन लाल ने सारी आप बीती सुनाई। शंकर दास के होठों से गहरी सांस निकल गई। वास्तव में मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। शंकर दास कह उठा। जयराम पाटिया को तो अभी तक विश्वास नहीं आ रहा था कि इतनी ऊपर से गिरकर सोहन लाल बच गया है, परंतु अविश्वास का भी सवाल पैदा नहीं होता था। अब यह हरामी मेरे हाथों से नहीं बचेगा। सोहन लाल ने दांत खींचकर कहा। जो पता मैंने तुम्हें दिया है वह महेश चंद्र का नहीं, उसकी माशुका का है। जहां वह हर रात आता है वहां पर महेश चंद्र पर आसानी से काबू पाया जा सकता है, क्योंकि तब उसके साथ उसके सिर्फ 2 खास गनमैन होते हैं, वरना इसके अपने बंगले पर तो पहरे का तगड़ा इंतजाम होता है। पाटिया बोला। साला हर रात माशुका के पास आ जाता है। सोहन कहर से बड़बड़ाया। और एक हम हैं कि आज तक माशुका की महक तक भी नहीं ली। अब तेरी उम्र भी नहीं रही। शंकर दास ने एकाएक हंसकर कहा। और इस बारे में मुझे कोई गिला भी नहीं।
हर काम उम्र के हिसाब से होता है। मेरी यह उम्र दौलत इकट्ठी करने की है। महेश चंद्र को कब पकड़ोगे? जयराम ने पूछा। आज रात ही। कितने आदमी चाहिए? सोहन लाल ने जयराम पाटिया को घूरा। आदमी? क्यों? रात के काम के लिए। कोई जरूरत नहीं, हम 2 ही बहुत हैं। कहने के साथ ही सोहन लाल ने शंकर दास को देखा। शंकर दास सिर हिलाकर रह गया। हथियार? वह भी है। मेरी मानो तो गन वगैरह ले लो, ताकि। जरूरत नहीं, सोहन लाल ने ऐसे स्वर में कहा कि जयराम ने फिर कुछ नहीं कहा। यह महेश चंद्र मारा जाए तो तीरथराम पाहवा को तकलीफ होगी? शंकर दास ने पूछा। तकलीफ? बहुत बड़ी तकलीफ होगी, जयराम बोला। पाहवा के सारे काम वही देखता है। कई काम तो पाहवा को भी मालूम नहीं होते जिन्हें वह करता है। शंकर दास का चेहरा क्रूरता से भर उठा। रात के 11 बजे सोहन लाल और शंकर दास जयराम पाटिया के बताए पते पर पहुंचे। शहर के बीचों बीच स्थित महंगे अपार्टमेंट में 4थी मंजिल पर फ्लैट था। अपार्टमेंट के मुख्य द्वार पर वॉचमैन मौजूद था। रात ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। कुछ लोग ही यदाकदा आते जाते दिखाई दे जाते थे। अपार्टमेंट के भीतर शांति थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वह अपार्टमेंट के सामने सड़क पार फुटपाथ पर खड़े थे। निगाहें एकटक अपार्टमेंट पर टिकी थी। सब कुछ शांत नजर आ रहा था। महेश चंद्र भीतर होगा, अपनी माशुका के पास। क्या कहा जा सकता है? शंकर दास ने विचारपूर्ण स्वर में कहा। जयराम ने कहा था कि उसके साथ 2 आदमी होते हैं। उन्हें अपने साथ अपार्टमेंट के भीतर फ्लैट में तो ले जाने से रहा। जाहिर है वह बाहर ही होंगे, परंतु नजर नहीं आ रहे। शंकर दास ने कुछ नहीं कहा। शायद महेश चंद्र आज नहीं आया। उसके दोनों आदमी 4 दीवारी के भीतर भी तो कहीं हो सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि वह गेट पर वॉचमैन के पास खड़े होंगे। यहाँ खड़े रहकर हम सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। तो भीतर चलते हैं, महेश चंद्र की माशुका के पास, शंकर दास दृढ़ स्वर में बोला। सोहन लाल ने शंकर दास के चेहरे पर निगाह मारी। गेट पर खड़ा वॉचमैन हमें जरूर रोकेगा। रात के समय शोर शराबा नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा कि किसी तरफ से 4 दीवारी फलांग कर खामोशी से भीतर प्रवेश करें। जैसा तुम ठीक समझो। शंकर दास ने सिर हिलाया। हाँ, सब कुछ दिमाग में रखना है, लेकिन रिवॉल्वर को हाथ में ही रखना। कहीं उसे भी सिर में मत रख लेना। शंकर दास ने होठ सिकोड़कर आसपास देखते हुए कहा। और फिर अगले 10 मिनटों के पश्चात सोहन लाल और शंकर दास दाईं तरफ वाली दीवार फलांग कर भीतर थे। भीतर कंपाउंड में तीव्र प्रकाश वाले बल्ब चल रहे थे। पर्याप्त प्रकाश था। यहाँ पर इस तरह चलो कि जैसे भीतर रहते हो और रात के समय टहल रहे हो। ऐसे अंदाज में देखकर कोई भी शक नहीं कर पाएगा कि हम बाहर के हैं, शंकर दास ने कहा। बिना किसी दिक्कत के दोनों अपार्टमेंट के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश कर गए। सामने ही छोटा सा रिसेप्शन था, जो कि इस समय खाली था। दाईं तरफ लिफ्ट थी और बाईं तरफ सीढ़ियाँ। दोनों बिना रुके लापरवाही से भरे अंदाज में सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। दोनों सतर्क थे, सावधान थे। रिवॉल्वरें बाहर निकलने को तैयार थी, परंतु 4थी मंजिल तक पहुंचने में कोई भी खतरा सामने नहीं आया। अपार्टमेंट में रहने वाले 2-3 लोग नीचे की तरफ गए भी, परंतु किसी ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। 4th फ्लोर पर पहुंचकर उन्होंने जयराम के दिए नंबर वाला फ्लैट तलाश किया और उसके बंद दरवाजे के सामने जाकर ठिठक गए। दाएं बाएं की पूरी गैलरी सुनसान थी। दोनों की निगाहें टकराई। आंखों ही आंखों में इशारे हुए। सोहन लाल ने डोर की साइड में दीवार पर लगी बेल बजाई। भीतर घंटी बजने की आवाज आई। पूछने पर क्या कहोगे कि कौन हो? वह सीधे सीधे तो दरवाजा खोले कि नहीं। चुप रहो, सोहन लाल ने दबे स्वर में कहा। बात मत करो। अगर भीतर वालों को मालूम हो गया कि हम 2 हैं तो फिर दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। सारा मामला गड़बड़ होकर रह जाएगा। शंकर दास ने फौरन होठ बंद कर लिए। भीतर से पहले आहट उभरी, फिर मध्यम सा नारी स्वर आया। कौन है? दरवाजा खोलो। सोहन लाल का स्वर सामान्य और विश्वास से भरा था। क्यों? मैसेज देना है। किसका? तीरथराम पाहवा का। मेरा पाहवा से कोई वास्ता नहीं, तुम गलत जगह पर आ गए हो। भीतर से आवाज आई। तुम्हारा पाहवा से वास्ता नहीं, मालूम है मुझे, परंतु उसका वास्ता है जो तुम्हारे पहलू में है। मैसेज उसके लिए है। सोहन लाल ने स्वर में झल्लाहट पैदा की। फोन पर भी बात हो सकती थी, परंतु बात ही कुछ ऐसी है कि पाहवा ने मुझे खुद यहाँ भेजा है। अब दरवाजा खोलता है तो खोलो, नहीं तो मैं चलता हूँ।
पावा से कह दूंगा कि तुमने दरवाजा नहीं खोला, महेश से बात नहीं होने दी। सोहन लाल ने अंधेरे में तीर चलाया था। यह भी हो सकता था कि महेश चंद्र भीतर हो ही ना, अभी आया ही ना हो। तुम किससे बात करना चाहते हो? नाम लेकर बोलो। युवती का स्वर फिर आया। महेश चंद्र से। तुम सवाल बहुत पूछ रही हो, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि बाहर खड़ा रहूं। महेश से बात कर लो या उसी दरवाजे तक ले आओ, वह दरवाजा खोल देगा। सोहन लाल के इन शब्दों ने असर दिखाया। भीतर बात करने वाली युवती समझ गई कि आने वाला पावा का ही आदमी है। उसने सिटकनी हटाकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते देखकर सोहन लाल और शंकर दास का दिल खुशी से उछल पड़ा। फिर सामने इतना खूबसूरत चेहरा नजर आया कि दोनों ही हक्के बक्के रह गए। वह वास्तव में ऐसी थी कि उसके पास हर रोज आया जाए। महेश चंद्र इस बारे में गलत नहीं था। उसने शंकर दास को भी देखा। जाने क्यों दोनों को देखकर उसकी आंखों में संदेह के निशान उभरे। यह मेरे साथ है, इतना कहकर सोहन लाल ने हाथ से दरवाजा धकेलकर पूरा खोलते हुए भीतर प्रवेश करता चला गया। युवती को उसने आगे सोचने का मौका ही नहीं दिया। शंकर दास भीतर आया और दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। युवती को विश्वास होने लगा कि मामला गड़बड़ है। उधर शंकर दास का हाथ जेब में पड़े रिवॉल्वर पर जा टिका था। युवती की तरह वह बेहद खूबसूरत ड्राइंग रूम था और खाली था। कम से कम महेश चंद्र वहां पर नहीं था। सोहन लाल की घूमती हुई निगाह पुनः युवती पर जा टिकी। कहाँ है महेश? जल्दी बुलाओ उसे, हमें वापस पावा के पास भी पहुंचना है। सोहन लाल बोला। कौन हो तुम लोग? युवती के होठों से विश्वास भरा स्वर निकला। बताओ तो कि नहीं, तुम लोग वह नहीं हो जो खुद को बता रहे हो। ना ही तुम दोनों को पावा ने भेजा है, तुम लोग कुछ और ही हो। युवती ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। शंकर दास कुछ कहने ही लगा था कि पीछे वाले कमरे के दरवाजे पर महेश चंद्र नजर आया। वहां उन लोगों को मौजूद पाकर जोरों से चौंका। चेहरा कई तरह के भावों से भर उठा। शंकर दास और सोहन लाल की निगाहें उस पर जा टिकी। यह है महेश चंद्र, सोहन लाल ने क्रूरता भरे स्वर में कहा। इतना तो मैं भी समझ सकता हूँ। शंकर दास सख्त निगाहों से महेश चंद्र को देख रहा था। महेश चंद्र अभी तक हक्का बक्का था। उसने युवती को देखा। यह लोग भीतर कैसे आ गए? कह रहे थे पावा ने भेजा है, तुम्हें मैसेज देना है। युवती ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। उल्लू की पट्टी, पावा के नाम पर तू हर ऐरे गैरे के लिए दरवाजा खोल देगी? महेश चंद्र ने दांत पीसकर कहा। मैं भीतर था, तू मेरे से बात कर सकती थी, परंतु नहीं की। युवती ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। महेश चंद्र की खूंखार निगाहें शंकर दास पर जा टिकी। तुम शायद शंकर दास हो, अंदाजा अच्छा लगा लेते हो, शंकर दास ने तीखे स्वर में कहा। महेश चंद्र ने उसी अंदाज में सोहन लाल को देखा। सोहन लाल क्रूर निगाहों से उसे देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम जिंदा कैसे बच गए। तुम्हें तो ग्रेनेडों से बांधकर काफी ऊपर से नीचे फेंका गया था। हाँ, काफी ऊपर से नीचे फेंका था मुझे, तो बचता कैसे? यह तो अच्छा रहा कि उसी समय मैं सुपरमैन बन गया और उड़ता हुआ वहां से दूर चला गया, सोहन लाल ने क्रूर स्वर में कहा। महेश चंद्र के दांत खिंच गए। उसने पुनः शंकर दास को देखा। तुम्हारा हमारा कोई वास्ता नहीं, फिर तुम हमारे खिलाफ क्यों खड़े हो गए? कोई तो कारण रहा होगा, मैं वही कारण जानना चाहता हूँ। इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया जा सकता महेश चंद्र, शंकर दास ने सख्त स्वर में कहा। यहाँ का पता तुम लोगों को किसने बताया? अब महेश चंद्र सामान्य हो चुका था। तेरी खूबसूरत माशुका की खुशबू हमें यहाँ खींच लाई, सोहन लाल ने जहरीले स्वर में कहा। महेश चंद्र की आंखों में क्रूरता चमकी। पलक झपकते ही उसने रिवॉल्वर निकाल ली, परंतु शंकर दास उसकी हरकत को पहले ही पहचान चुका था। उसके हाथ में भी रिवॉल्वर दिखाई देने लगी। पल भर में ही मौत का माहौल बन गया। दोनों ने एक दूसरे को खूनी निगाहों से देखा। युवती सहमकर पीछे हट गई। आंखों में आतंक के साए लहरा उठे। अपनी रिवॉल्वर जेब में रख लो महेश चंद्र, कहते हुए सोहन लाल ने भी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। हम यहाँ पर खून खराबा करने नहीं आए, लेकिन जरूरत पड़ी तो हमें इस पर भी कोई ऐतराज नहीं। परंतु महेश चंद्र चेहरे पर खतरनाक भाव लिए रिवॉल्वर ताने खड़ा रहा। सोहन लाल ने शंकर दास पर निगाह मारी। रिवॉल्वर वापस रखने का इसका कोई इरादा नहीं, सोहन लाल ने कहा। परवाह नहीं, यह गोली चला सकता है। मेरी जिम्मेवारी रही कि यह सिर्फ एक ही गोली चलाएगा, दूसरी नहीं।
शंकर दास का स्वर क्रूर था। मतलब हम में से एक अवश्य जिंदा रहेगा। सोहन लाल वैसी हंसी हंसा। शायद दोनों ही रहें। इसका निशाना चूक भी सकता है, या फिर गोली ऐसी वैसी जगह पर लगे कि मौत न हो। हाँ, सोहन लाल ने गर्दन हिलाई। इस तरफ तो मैंने सोचा भी नहीं था। उनकी निगाहें पुनः महेश चंद्र पर जा टिकी। हाथों में रिवॉल्वरें थी। महेश चंद्र खुद को अजीब सी स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बात करने। क्या? पहले रिवॉल्वर जेब में रखो। हथियारों की मौजूदगी में हमें मुंह से बात करने की आदत नहीं है। तुम दोनों किसी भी हाल में बच नहीं सकोगे। पावा के हाथ बहुत लंबे हैं। फालतू की बात नहीं। शंकर दास गुर्राया। आराम से बात करना चाहते हो तो रिवॉल्वर जेब में रखो, वरना हम तुमसे पहले चला सकते हैं। अगर तुम्हें मारना ही होता तो गोली हम कब की चला चुके होते। महेश चंद्र ने 2 पल सोचा, फिर रिवॉल्वर जेब में डाल ली। सोहन लाल और शंकर दास ने भी रिवॉल्वरें वापस रखी। अब कहो, महेश चंद्र बोला। वह इन दोनों के प्रति बेहद सतर्क था। हमें सुंदर लाल चाहिए, सोहन लाल बोला। सुंदर लाल? महेश चंद्र चौंका। हाँ, इस समय वह तुम लोगों की कैद में है और हम उसे आज़ाद देखना चाहते हैं। सोहन लाल ने एक एक शब्द को चबाकर कहा। वह जहाँ भी है उसे लाकर तुम हमारे हवाले करोगे। महेश चंद्र के होठों पर जहरीली मुस्कान नृत्य कर उठी। मैं सुंदर लाल को लाकर तुम लोगों को दूं? हाँ, क्यों? महेश चंद्र व्यंग से हंसा। अगले ही पल सोहन लाल और शंकर दास के हाथों में रिवॉल्वरें चमक उठी। महेश चंद्र चौंका। अगले ही पल वह ठगा सा खड़ा रह गया। अब समझे? शंकर दास सख्त स्वर में बोला। तुम यह काम क्यों करोगे? तो तुम लोग रिवॉल्वरों के दम पर जबरदस्ती मुझसे यह काम करवाना चाहते हो। जैसा भी समझ लो, तुम्हारे इनकार करने पर हम दूसरी बार तुम्हें नहीं कहेंगे। उस स्थिति में तुम्हें शूट करके चले जाएंगे। सुंदर लाल का क्या है, उसे तो हम जैसे तैसे वसूल कर ही लेंगे। शंकर दास के स्वर में ऐसे भाव थे कि महेश चंद्र को समझते देर न लगी कि वास्तव में उसका इनकार उसकी जान ले सकता है। 2-2 रिवॉल्वरों के सामने उसने खुद को बेबस महसूस किया। किसी से इस समय सहायता की आशा भी नहीं थी। बाहर उसके खास 2 आदमी मौजूद थे, परंतु उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि भीतर क्या हो रहा है। महेश चंद्र एकाएक फैसला नहीं कर पाया कि क्या करे, कैसे खुद को बचाए। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है महेश चंद्र, सोहन लाल दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। या तो हमारा काम करो, नहीं तो हमें जवाब दो, ताकि तेरी खोपड़ी उड़ाकर सुंदर लाल के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश करें। मैं चाहकर भी यह काम नहीं कर सकता, महेश चंद्र ने विवशता भरे स्वर में कहा। क्यों, तेरे पाँव में मेहंदी लगी है क्या? सोहन लाल ने पूर्वता लहजे में कहा। महेश चंद्र ने उसे देखा, फिर गंभीर स्वर में कह उठा। सुंदर लाल सख्त पहरे में है। अगर मैंने उसे वहां से निकाला तो बात पाहवा तक फौरन पहुंचेगी, और पूछने पर मैं पाहवा को क्या कहूँगा कि सुंदर लाल को मैंने तुम लोगों के हवाले किया है। वह मुझे भून कर रख देगा। यह बात पाहवा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ऐसा कुछ हो। सोहन लाल ने शंकर दास को देखा। यह ठीक कहता है, सोहन लाल बोला। ऐसा करने से तो इसकी जान खामखा चली जाएगी। शंकर दास ने विचार भरी मुद्रा में सिर हिलाया। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि तुम सुंदर लाल को खामोशी से वहां से निकाल लाओ। नहीं, ऐसा संभव नहीं। 2 पल के लिए वहां खामोशी सी छा गई। फिर तो यह काम हमें ही करना पड़ेगा, सोहन लाल बोला। कैसे? शंकर दास ने कहा। इससे उस जगह का पता ले लेते हैं जहां पर सुंदर लाल है, सोहन लाल ने कहा। माना तुम ठीक कह रहे हो, परंतु तब तक यह सुंदर लाल को वहां से हटवा भी सकता है। आखिर है तो पाहवा का ही आदमी। इस समय इसे हमारी रिवॉल्वरों ने मजबूर कर रखा है, यह जुदा बात है। सोहन लाल ने होठ सिकोड़कर महेश चंद्र को देखा। इसे समझा देंगे कि यह ऐसा कुछ न करे, अच्छी तरह समझा देंगे, सोहन लाल बोला। यह समझ जाएगा? समझाने का ढंग होना चाहिए। सोहन लाल की आवाज़ में कड़वाहट आ गई। ठीक है, देख लो समझाकर। अगर यह समझता है तो, नहीं तो। शंकर दास ने आगे के शब्द अधूरे छोड़ दिए। सोहन लाल ने हाथ की उंगलियों में रिवॉल्वर दबाकर महेश चंद्र को देखा। क्यों, बात आई समझ में? महेश चंद्र ने होठ भींच लिए। बता, सुंदर लाल कहाँ पर कैद है? झूठ बोलने की चेष्टा मत करना। हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। अगर हमसे झूठ बोला तो हम पाहवा को छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वह तो पाहवा है
जो अभी तक हमारे हाथों से दूर है, लेकिन तुम्हें तो हम घंटों में साफ कर देंगे। महेश चंद्र का चेहरा विवशता से भर उठा। अब बोलेगा भी या मुंह बंद रखे हमें देखता रहेगा? सोहन लाल कुर्राया। इस मामले में मुंह खोलना मेरे लिए घातक हो सकता है। पावा को पता चल गया कि मैंने तुम लोगों को कुछ बताया है तो वह मुझे छोड़ने वाला नहीं। महेश चंद्र गंभीर स्वर में बोला। पहली बात तो यह है कि पावा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अपनी इस छोकरी को समझा देना कि यह मुंह बंद रखे। और दूसरी बात, बार बार पावा पावा कहना छोड़ो, सीधी बात करो। जल्दी बोलो, सुंदर लाल को कहाँ कैद कर रखा है? पता ठीक बोलना। जो भी हो, महेश चंद्र को अपनी जान सस्ते में छूटती लगी, वरना यह दोनों उसे शूट भी कर दें तो हालातों के मुताबिक यह मामूली बात होगी। मेरा नाम तो बीच में नहीं आएगा? महेश चंद्र ने पूछा। नहीं, बशर्ते कि तुम्हारा दिया पता सही हो, सोहन लाल ने सख्त स्वर में कहा। अगर तुम्हारा दिया पता गलत हुआ तो तुम्हारी जान बच नहीं सकेगी, मैं पहले भी कह चुका हूँ। महेश चंद्र ने पता बताया, जो कि पुरानी सी कॉलोनी के मकान का था। सुंदर लाल के साथ क्या किया जा रहा है? सोहन लाल ने पूछा। उससे तुम्हारे ठिकाने के बारे में पूछा जा रहा है, महेश चंद्र ने गंभीर स्वर में कहा। यातना देकर? हाँ। सोहन लाल के जबड़ों में कसाव आ गया। उसने एक निगाह युवती के हसीन चेहरे पर डाली। मामला निपटते देखकर उसके चेहरे पर राहत के भाव आने लगे थे। सुंदर लाल इसी पर है ना? सोच लो महेश चंद्र, शंकर दास सख्त स्वर में कह उठा। हाँ। उसने अभी तक मुंह नहीं खोला कि सोहन लाल कहाँ है। कैसे खोलेगा मुंह? वह तो जानता ही नहीं कि मैं कहाँ हो सकता हूँ, सोहन लाल क्रूर स्वर में बोला। उसका मेरा सिर्फ इतना ही रिश्ता था कि मैं उसके घर पर छिपा बैठा था। चंद क्षणों के लिए वहाँ शांति छाई रही। कोई कुछ नहीं बोला और इसी शांति ने महेश चंद्र के मन में बेचैनी भर दी। रह रहकर उसका हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर को छूने लगा। और तो कोई काम नहीं मेरे से? महेश चंद्र ने दोनों पर निगाह मारी। एक छोटा सा काम है। स्वर क्रूर था सोहन लाल का। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी थी, सीधे सीधे तुमसे दुश्मनी नहीं थी। पाहवा के द्वारा ही हमारे बीच तनाव पैदा हुआ। तनाव वाला मामला भी चल जाता, हम तुम्हें जिंदा छोड़ जाते अगर तुमने मुझे ग्रेनेडों के साथ बांधकर खिड़की से बाहर मरने के लिए ना फेंका होता। सोहन लाल का स्वर ठंडा था। महेश चंद्र की आंखें सिकुड़ गई। तुमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरा का पूरा मार दिया था मुझे। यह तो मेरी किस्मत अच्छी रही कि उसी समय मैं सुपरमैन बन गया और बच गया। तब हम दोनों के बीच जाति दुश्मनी की नींव पड़ गई थी। तुमने कैसे सोच लिया कि जिसे तुमने मारने की चेष्टा की वह तुम्हें जिंदा छोड़ जाएगा? महेश चंद्र के होठ भींच गए। परंतु सुंदर लाल का पता जानने के पश्चात तुमने मुझे ना मारने का वायदा किया था। वायदा? सोहन लाल का स्वर खतरनाक हो गया। तुम लोग खामखा हाथ धोकर मेरे पीछे बढ़ गए और फिर यह आशा करते हो कि मैं अपने वायदे पर डटा रहूं? यह कैसे हो सकता है? कमीने लोगों के साथ वायदे भी कमीने किए जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। मेरा वायदा भी ऐसा था। महेश चंद्र के होठों से गुर्राहट निकली। अपने वायदे को झूठा मत बनाओ, यह अच्छी बात नहीं है। मैं तो हूँ ही झूठा आदमी। सोहन लाल मौत की सी हंसी हंस पड़ा। झूठ का ही खाता हूँ। हर नए शहर में जाकर कभी बम्बई वाला सोहन लाल बन जाता हूँ तो कभी वर्दी डालकर झूठा पुलिस वाला, यानी कि मेरा धंधा ही झूठ पर टिका हुआ है। झूठा वायदा तो मेरे धंधे की कील है। महेश चंद्र की मुद्रा में कोई फर्क नहीं आया। नहीं बेबी। तभी शंकर दास का सर स्वर उभरा। अपनी जगह से मत हिलो। शंकर दास के हाथ में भी रिवॉल्वर आ गई। युवती अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसके सरकते कदम रुक गए। वह दीवार के पास मौजूद ड्रॉज वाली टेबल के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। शंकर दास के टोकते ही उसका चेहरा फक पड़ गया था। सोहन लाल और महेश चंद्र की निगाहें भी उसकी तरफ घूम गई। वापस आओ। शंकर दास के शब्द सुनते ही युवती लड़खड़ाती हुई पीछे हटकर वापस आ गई। शंकर दास आगे बढ़ा, टेबल के समीप पहुंचकर ठिठका और उसकी ड्रॉज खोलने लगा। बीच वाली ड्रॉर में ऊपर ही रिवॉल्वर मौजूद थी। शंकर दास ने रिवॉल्वर को हाथ नहीं लगाया और सारे ड्रॉज बंद करके पलटा और युवती को देखने लगा। भय से युवती का चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ गया था। सोहन लाल की एक आंख महेश चंद्र पर थी। महेश चंद्र के प्रति वह पूरी तरह सतर्क था। जरा सी चूक भी महेश चंद्र के रिवॉल्वरों से निकली गोली उसकी जान ले सकती थी
और वह अपनी जान तो किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था, खास तौर से तब तक जबकि सारी बाजी उसके हाथ में थी। और महेश चंद्र भी मौका ढूंढ रहा था रिवॉल्वर निकालने का। उसे पूरा विश्वास था कि अगर जेब में पड़ी रिवॉल्वर उसके हाथ में आ गई तो वह इस मौत के खेल को अपने हक में पलट लेगा। परंतु वह इस बात को भी महसूस कर चुका था कि सोहन लाल उसके प्रति पूरी तरह सतर्क है। अगर उसने जरा भी हरकत करने की चेष्टा की तो सोहन लाल फौरन उसे शूट कर देगा। फिर भी वह इस चेष्टा में था कि रिवॉल्वर निकाल सके। युवती भयभीत निगाहों से शंकर दास को देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर मंडराते आतंक के साए और भी गहरे हो गए थे। रह रहकर वह सूखे होठों पर जीभ फेर रही थी। शंकर दास उसके करीब पहुंचकर ठिठका और हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर की नाल उसकी ठोडी पर लगाते हुए मौत से भरे स्वर में कह उठा, तुम्हारी उम्र रिवॉल्वर से खेलने की नहीं है, बैट पर खेलने की है। अपनी उम्र से 4 कदम आगे चलने से इंसान कभी कभी अपनी जान गंवा बैठता है। युवती पर जमे आतंक के साए और भी गहरे हो गए। उसकी सांस फंसने सी लगी। अब यहाँ से हिलना नहीं, आगे की तरफ भी नहीं, पीछे की तरफ भी नहीं, वरना। शंकर दास की आवाज में भाव ऐसे थे कि युवती सिर से पांव तक सिहर गई। शंकर दास पलटा। यह वह क्षण था जब सोहन लाल मात्र पल के लिए महेश चंद्र के प्रति लापरवाह हुआ और महेश चंद्र को भी पल भर का ही वक्त चाहिए। उसने बिजली की फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली, सीधी की और बिना किसी देरी के ट्रिगर दबा दिया। सब कुछ सपने की भांति फौरन हो गया। उधर जब शंकर दास पलटा तो उसने महेश चंद्र को हरकत में आते देखा। तब तक महेश चंद्र रिवॉल्वर निकाल चुका था। शंकर दास को इस बात का एहसास था कि जब मौत सामने खड़ी हो तो अपनी जान बचाने के लिए चूहा भी शेर हो जाता है। फिर वह तो महेश चंद्र था। शंकर दास ने सोचने की जरूरत नहीं समझी, फौरन ट्रिगर दबा दिया। एक साथ 2 फायर हुए। कानों को फाड़ देने वाले धमाकों ने कमरे को जैसे हिला दिया हो। शंकर दास ने महेश चंद्र पर फायर किया और महेश चंद्र ने सोहन लाल पर। दोनों के फायरों में मात्र 2 पलों का अंतर था। शंकर दास के रिवॉल्वर से निकली गोली महेश चंद्र के गले की हड्डी को तोड़ती हुई बाहर निकल गई। महेश चंद्र फायर करते समय महसूस कर चुका था कि शंकर दास उस पर फायर करने जा रहा है, परंतु इस सिलसिले में वह फौरन कुछ नहीं कर सकता था। इन्हीं सोचों और घबराहट में उसका हाथ हिल गया और उसकी चलाई गोली सोहन लाल के सिर के करीब से बालों को झुलसाती हुई निकल गई। सोहन लाल बाल बाल बचा। युवती के होठों से मौत से भरी चीख निकल गई। सोहन लाल और शंकर दास की आंखें मिली। गोली की आवाज हो चुकी है, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। सोहन लाल बोला, हमारा काम भी पूरा हो गया है, चलो। यह सोहन लाल का इशारा युवती की तरफ था। रहने दो इसे, शंकर दास ने कहा। इसकी जान लेने से हमें क्या फायदा? ठीक है, लेकिन इसे पांव पर खड़े छोड़ना हमारे हक में ठीक नहीं होगा। ये पाहवा को खबर कर सकती है कि हम सुंदर लाल के पास जा रहे हैं, सोहन लाल ने गंभीर स्वर में कहा। शंकर दास ने तुरंत सहमति भरे भाव में सिर हिलाया। मैं इसका ऐसा इंतजाम कर जाता हूँ कि कम से कम 4 घंटे यह बेहोश ही रहे। सिर पर चोट मारोगे? शंकर दास ने पूछा। हाँ, ठहरो, यह काम मैं तुमसे बेहतर कर सकता हूँ, कहकर शंकर दास युवती की तरफ बढ़ा। युवती के होठों से दबी दबी चीख निकली, भगवान के लिए मुझे मत मारो, प्लीज। मैं चुप। शंकर दास के होठों से गुर्राहट निकली। युवती के दांत आपस में चिपक गए। आंखों में खौफ ही खौफ था। घूमो। मैं? सुना नहीं तुमने? शंकर दास का स्वर क्रूर हो उठा। कांपती टांगों से युवती मुड़ी। उसी पर शंकर दास ने होठ खींचकर एक के बाद एक हाथ में दबी रिवॉल्वर के नाल से 2 चोटें उसकी कनपट्टी पर मारी। युवती चीख भी नहीं सकी। दोनों हाथों से उसने सिर दबा दिया। घुटने मुड़े और नीचे जा गिरी। वह बेहोश हो चुकी थी। कनपट्टी से थोड़ा सा खून बह उठा था। अब यह कुछ घंटे होश में नहीं आएगी, शंकर दास ने कहा। निकलो यहाँ से, सोहन लाल जल्दी से बोला। फायरों की आवाज़ सुनकर इसके बाहर मौजूद आदमी आते ही होंगे और हम सीढ़ियों से नीचे जाएंगे। जल्दी करो, जल्दी। उसके बाद सोहन लाल और शंकर दास बाहर निकले। वक्ती तौर पर उन्होंने रिवॉल्वरें जेबों में डाल ली थी। बाहर गैलरी में 2-4 लोग नजर आए जो कि शायद गोलियां चलने की आवाज़ें सुनकर बाहर आ गए, परंतु यह नहीं समझ पा रहे थे कि गोलियां चली कहाँ हैं। दोनों उनकी तरफ ध्यान दिए बिना सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए और अगले 2 मिनटों में
वह अपार्टमेंट से बाहर थे। किसी से भी उनका टकराव नहीं हुआ। ठीक 1 घंटे बाद सोहनलाल और शंकर दास उस मकान के आगे मंडरा रहे थे जिसका पता महेश चंद्र ने उन्हें बताया था कि सुंदरलाल यहाँ पर कैद है। मध्यम वर्गीय इलाके का मकान था। वास्तव में यह जगह ऐसी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था यह तीरथराम पाहवा जैसी हस्ती का ठिकाना हो सकता है और यहाँ किसी को कैद करके रखा जा सकता है। दोनों की निगाहें मिली। यहाँ तो कोई पहरा भी नजर नहीं आ रहा, सोहनलाल बोला। मैं भी यही सोच रहा हूँ, शंकर दास अंधेरे में निगाहें दौड़ाता हुआ कह उठा। सुंदरलाल यहाँ होगा भी कि नहीं? कहीं महेश चंद्र ने गलत पता तो नहीं बताया? शंकर दास ने सोहनलाल के चिंतित चेहरे पर निगाहें मारी। कुछ भी हो सकता है। महेश चंद्र ने अगर गलत पता बताया हो तो कोई बड़ी बात नहीं, शंकर दास ने कहा। वह हमें हर गलत बात करने की, झूठ बोलने की स्थिति में था, क्योंकि हम एकदम उसके सच झूठ को जांच नहीं सकते थे और ऐसा करके महेश चंद्र वक्ती तौर पर अपनी जान बचा सकता था। छोड़ो उस हरामजादी की बात। सोहनलाल ने घड़ी पर निगाह मारी। रात का 1 बज चुका है। आओ भीतर चलते हैं। हम सही जगह पर हैं या गलत जगह पर, सामने आ जाएगा। सोहनलाल ने आगे बढ़ना चाहा कि शंकर दास ने उसे फौरन टोका। हमारी मिलिट्री सर्विस के दौरान एक बात कूट कूट कर हमारी खोपड़ी में भर दी जाती है कि दुश्मन को कमजोर मत समझो और उसके ठिकाने पर आंखें बंद करके मत जाओ। लेकिन अभी यह बात स्पष्ट नहीं हुई कि यह हमारे दुश्मन का ठिकाना है, इसलिए तो इस जगह को हमें दुश्मनों का ठिकाना ही समझना चाहिए, शंकर दास ने गंभीर स्वर में कहा। अगर यह जगह हमारे काम की ना हुई तो तब इसे हम दुश्मनों का ठिकाना नहीं समझेंगे। सोहनलाल ने शंकर दास की बात के पश्चात मकान पर पुनः गहरी निगाह डाली। वहां के एक कमरे की लाइट रोशन थी। भीतर किसी प्रकार की हलचल महसूस नहीं हो रही थी। मेरे ख्याल से पिछली तरफ से भीतर जाना चाहिए, सोहनलाल बोला। मकान के दाएं बाएं अन्य मकान सटे थे। सिर्फ उसके पीछे और आगे मकान खुला था। आगे की तरफ बड़ी गली का हिस्सा था और पीछे की तरफ छोटी सी गली थी। चलो, शंकर दास ने गंभीर स्वर में कहा। दोनों गली से बाहर निकलकर चक्कर काटते हुए मकान के पिछले हिस्से की छोटी गली में पहुंचे और फिर उसी मकान के पीछे वाले हिस्से में मकान का पिछला दरवाजा भी था जो कि बंद था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर रिवॉल्वरें निकालकर मुंह में दबाई और हल्की सी छलांग लगाकर उन्होंने दीवार की मुंडेर थामी जो कि मात्र 7 फीट ऊंची थी। चंद ही पलों के उपरांत वह दोनों मकान को 4 दीवारी के भीतर थे। दांतों में फंसी रिवॉल्वरें पुनः हाथों में आ गई थी। दोनों बेहद सतर्क थे। मकान के पीछे वाले भाग में बिल्कुल अंधेरा था। सामने छोटी सी लॉबी थी। बाईं तरफ किचन था और दाईं तरफ बाथरूम वगैरह। दोनों कुछ पलों तक वहीं खड़े रहे। फिर सोहनलाल आगे बढ़ा और लॉबी में पहुंचकर ठिठका। निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। शंकर दास वहीं पर रिवॉल्वर थामे हर प्रकार के खतरे के प्रति सजग था। एक तरह से उसने सोहनलाल को पीछे से कवर कर रखा था। लॉबी में जब सोहनलाल की आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो गई तो उसकी निगाहें अगल बगल बने दोनों दरवाजों पर जा टिकी जो मकान के भीतर खुलते थे और छोटी सी लॉबी के कोने में थे। सोहनलाल आगे बढ़ा। बेआवाज फिर वह बंद दरवाजों के समीप पहुंचकर ठिठका। हाथ से दोनों दरवाजों को खोलने की चेष्टा की, हैंडल दबाए, परंतु दोनों ही दरवाजे भीतर से बंद थे। शंकर दास उसके कानों में फुसफुसाया। सोहनलाल ने सहमति से सिर हिलाया। कैसे खुलेंगे? इसकी चाबी मिल जाए तो तुरंत खुल जाएगा, सोहनलाल ने व्यंग से कहा। शंकर दास होठ भींचकर रह गया। अब तो एक ही रास्ता है कि सामने की तरफ से जाकर दरवाजा खटखटाया जाए, शंकर दास ने गंभीर किंतु दृढ़ स्वर में कहा। फिर जो भी होगा देखा जाएगा। मेरे ख्याल में उस हरामी महेश चंद्र ने हमें गलत पता बताया है, सोहनलाल ने दांत खींचकर कहा। शंकर दास ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। आओ सामने की तरफ चलते हैं, शंकर दास ने कहा। एक रास्ता है। क्या? दरवाजे पर लगे हैंडलों के पेच खोलकर इस सिटकनी को बेकार कर सकते हैं, दरवाजा खोल सकते हैं, परंतु दिक्कत यह है कि पेचों को खोलने के लिए हमारे पास पेचकस नहीं है। शंकर दास विचार भरी निगाहों से सोहनलाल को देखने लगा। पेचकस तो इस समय कहीं से भी नहीं मिल सकता, आखिरकार शंकर दास बोला। नहीं मिल सकता? नहीं, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ।
कहते हुए सोहन लाल ने रिवॉल्वर जेब में डाली और पलटा। लेकिन मेरे आने का इंतजार करो, कुछ ही देर में आ जाऊंगा। कहने के पश्चात सोहन लाल आगे बढ़ा और दीवार फलांग कर जिस तरह भीतर आया था उसी तरह बाहर निकल गया। फिर 20 मिनट के बाद सोहन लाल वापस लौटा, पेचकस के साथ। कहाँ से लाए? शंकर दास की आवाज़ में अजीब से भाव थे। बहुत आसान बात है, रात के इस समय लगभग हर घर में ही 2 पहिए वाले स्कूटर खड़े होते हैं और लगभग आधे स्कूटरों की डिग्गी में ऐसा सामान मौजूद होता है। ओह, शंकर दास मुस्कुराया। इस तरफ तो मैंने सोचा भी नहीं था। कैसे सोचोगे? मिलिट्री में रहे हो, ऐसी उल्टी बातें सोचना तो हम लोगों का काम है। वह दोनों बेहद धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। सोहन लाल पेचकस थामे नीचे झुक गया और अंधेरे में ही सिटकनी का पेच तलाश करके पेचकस से उसे खोलने में जुट गया। अंधेरे के कारण समय भी ज़्यादा लग रहा था और काम भी ठीक प्रकार से नहीं हो रहा था। सोहन लाल इस बात का पूरा ध्यान रख रहा था कि पेचकस स्लिप होकर दरवाजे पर लगकर आवाज़ पैदा न करे। इससे भीतर वाले सावधान हो सकते थे। शंकर दास झुककर बोला, लाइट जला दूं? सामने स्विच बोर्ड है। नहीं, सोहन लाल ने सिर हिलाया। लाइट ऑन होने से भीतर वाले सावधान हो सकते हैं। बिना लाइट के तुम काम नहीं कर पाओगे, तकलीफ होगी। और मेरी फिक्र मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इसकी कोई बात नहीं, हमारे पास वक्त ही वक्त है। सोहन लाल ने लापरवाही से कहा और अपने काम में व्यस्त हो गया। शंकर दास पास खड़ा रिवॉल्वर थामे आसपास निगाहें दौड़ाता रहा। सोहन लाल सावधानी से अपने काम में जुटा रहा। 1 घंटे से कुछ मिनट ऊपर ही लगे सोहन लाल को अपना काम निपटाने में। काम तो मामूली ही था, 2 पेचों को खोलना, परंतु चंद दिक्कतें उसके सामने थी। एक तो अंधेरा और फिर दरवाजे के एक तरफ ही उसे सपोर्ट थी। अगर दोनों तरफ से सपोर्ट होती तो दूसरी तरफ से पेचों में पेच चाबी लगाकर मिनट भर में ही दोनों पेच खोल देता। फिर भी यह उसकी काबिलियत का ही नमूना था कि इस तरह इतने कठिन काम को उसने करीबन घंटे में ही निपटा डाला था। यह जुदा बात थी कि वह सिर से पांव तक पसीने पसीने हो उठा था। पेचों के खुलते ही सिटकनी लटक गई थी, उसकी ग्रिप समाप्त हो गई थी और उसका लॉक जुदा सा हो गया था। सोहन लाल पेचकस एक तरफ रख कर उठा। बैठे बैठे उसका पूरा जिस्म अकड़ गया था। उठकर वह जिस्म को सीधा करने लगा। अब दरवाजे को सिर्फ धकेलने की जरूरत थी कि उसने पूरा खुल जाना था। शंकर दास का चेहरा तसल्ली से भरा था कि काम सफलतापूर्वक निपट गया है। मेहनत और समय बर्बाद नहीं हुआ। उसने भीतर जाने की जल्दी नहीं की। वह सोहन लाल को फ्रेश होते देखता रहा। 2 मिनट में ही सोहन लाल ने अपना अकड़ा जिस्म दुरुस्त कर लिया था। चलो, शंकर दास धीमे स्वर में फुसफुसाया। जवाब में सोहन लाल मुस्कुराया और जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ली और आहिस्ता से आगे बढ़कर दरवाजे को धकेला। वह खुलता चला गया। करीब आधा खुला। सोहन लाल ने भीतर कदम रखा। तभी उसकी कमर से रिवॉल्वर की नाल आ लगी। रिवॉल्वर लगाने वाला आधे खुले दरवाजे के पीछे था। सोहन लाल ठिठका। उसके कदम लगभग जड़ होकर रह गए। ऐसी स्थिति की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। तभी उसके कानों में खतरनाक स्वर पड़ा, हिलना नहीं। सोहन लाल का इरादा तो वैसे भी हिलने का नहीं था। शंकर दास ने अभी भीतर प्रवेश नहीं किया था। वह मिलिट्री मैन था और इस प्रकार के खतरों के प्रति वह अक्सर सजग रहता था। सोहन लाल की कमर से उसने रिवॉल्वर लगते देख ली। वह सतर्क सा होकर दरवाजे के बाहर ही दीवार की तरफ सरक कर दीवार की ओट में चिपक गया था। रिवॉल्वर उसके हाथ में थी। वह चौकन्ना हो उठा था। सोहन लाल की गर्दन घूमी और दरवाजे की ओट में खड़े व्यक्ति को देखा जिसने उसकी कमर से रिवॉल्वर लगा रखी थी। वह 50 बरस तक का खतरनाक सा नजर आने वाला व्यक्ति था। मुंडी सीधी कर, वह गुर्राया। सोहन लाल ने फौरन हड़बड़ाकर सिर सीधा कर लिया। तेरा साथी कहाँ है? वह उसी खतरनाक लहजे में बात कर रहा था। साथी? सोहन लाल के होठों से निकला और सिर पीछे घुमाया। शंकर दास उसे नजर नहीं आया। वह समझ गया कि भीतरी खतरे को देखकर शंकर दास दाएं बाएं हो गया है। सोहन लाल ने गर्दन सीधी की, फिर चेहरे पर हैरानी लाकर बोला, तुम किस साथी की बात कर रहे हो? जिससे तुम बातें कर रहे थे। वह दांत खींचकर बोला, पागल तो नहीं हो गए तुम? मैं किसी से बातें नहीं कर रहा था। भला मेरे साथ कौन होगा? ज्यादा चालाक मत बनो। मैंने अपने कानों से बातों की आवाजें सुनी है।
सोहन लाल ने सिर हिलाया और समझने वाले भाव से बोला, अब समझा। तुमने जो बातों की आवाज़ सुनी है वह दो की नहीं, एक की है। मुझे अकेले में खुद से बातें करने की आदत है। सोहन लाल ने बेहद संजीदगी भरे स्वर में कहा। बकवास करते हो? मैं? मेरे भाई, सोहन लाल उसकी बात काटकर शांत स्वर में कह उठा, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मेरा विश्वास करो। झूठ बोलने का मुझे क्या फायदा? अगर विश्वास नहीं आता तो बाहर जाकर देख लो। कई पलों के लिए उनके बीच शांति रही। कौन है तू? देख भाई, कहकर सोहन लाल पलटने को हुआ कि उसकी कमर में रिवॉल्वर का दबाव बढ़ गया। वैसे ही खड़ा रहे। गुर्राहट उसके कानों में पड़ी। सोहन लाल पुनः पहले किसी स्थिति में आ गया। जो कहना है इसी तरह खड़े खड़े कह और अपने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को गिरा दे, अपने से कम 6 फीट दूर। उसके स्वर में सख्ती और खतरनाक भाव थे। वह बेहद सतर्क था। सोहन लाल ने बिना कुछ कहे रिवॉल्वर सामने उछाल दी। वह 5-6 फीट दूर जा गिरी। रिवॉल्वर गिरने की आवाज़ उभरी, फिर शांति छा गई। अब कह। मैं कह रहा था कि मैं मामूली सा चोर हूँ और यहाँ चोरी। मामूली सा चोर? उसने दांत भींचकर कटु स्वर में कहा। रिवॉल्वर रखने वाला मामूली सा चोर? वाह, क्या बात कही है। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मामूली से चोर रिवॉल्वर नहीं रखते। आजकल रखते हैं। रखते हैं? हाँ, आजकल रखते हैं, क्योंकि चोरों को भी लोग डाकू समझकर मार मार कर पूरी तरह मार ही देते हैं। इस कारण रिवॉल्वर मैंने रखनी शुरू कर दी कि ऐसा मौका आए तो अपनी जान बचाई जा सके। साला उल्लू का पट्टा चलाता है मुझे। क्या नाम है तेरा? भजन सिंह। तू अकेला है? कितनी बार पूछेगा? बाहर जाकर देख ले। सोहन लाल का स्वर तीखा हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। कई पलों तक वहां चुप्पी रही। सोहन लाल बोला, तेरा चेहरा और रिवॉल्वर होना बता रहा है कि तू भी कोई शरीफ आदमी नहीं है। तो मुझे इजाजत दे, मैं चलूं। रात हुई पड़ी है, जाकर कोई और शिकार देखूं। यहाँ आकर गलती कर दी मैंने। तू कहीं नहीं जाएगा। क्यों मेरे धंधे का सत्यानाश करता है? कुछ कमा लेने दे मुझे। सोहन लाल जोर से बोला। चले जाना, परंतु हमें यह तसल्ली होने के पश्चात कि तू वास्तव में चोर ही है और कोई नहीं है, और तेरा यहाँ आने का मकसद वास्तव में चोरी करना ही था। वह सख्त स्वर में बोला। और यह तसल्ली कैसे होगी? झूठ सच पकड़ने वाली मशीन है तुम्हारे पास? मेरे साथी आने वाले हैं, वही इस बात का फैसला करेंगे। मैं इस बारे में अकेला फैसला नहीं कर सकता। यार, क्यों बात को बढ़ा रहा है? मेरी बात मान और मुझे जाने दे। मेरी रात खोटी मत कर। धंधे का। चुप रह, वह गुर्राया। सोहन लाल खामोश हो गया। भीतर चल, दूसरे कमरे में, दाएं तरफ वाले दरवाजे की ओर। सोहन लाल ने लंबी सांस ली और शराफत से उसके कहे मुताबिक आगे बढ़ गया। वह व्यक्ति दरवाजे की ओर से निकला और पलटकर बाहर की तरफ देखा, जहां से सोहन लाल आया था। वहां उसे कोई नजर न आया। पल भर वह सोचता रहा कि उसने हर हाल में दो व्यक्तियों की बातें सुनी है। बेशक वह बेहद मध्यम और कठिनता से सुनी थी। हो सकता है यह चोर ठीक कह रहा हो कि उसे अपने आप से बातें करने की आदत है। भाई मेरे, मैं अकेला ही हूँ। सोहन लाल की सामान्य आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने गर्दन घुमाकर सोहन लाल को देखा। नहीं विश्वास तो बाहर जाकर अच्छी तरह देख ले। उसने सिर को झटका दिया और रिवॉल्वर थामे सोहन लाल की तरफ बढ़ता हुआ बोला, माना कि तू अकेला है, आगे चल, रुक मत। रिवॉल्वर के साए में सोहन लाल ने भीतर प्रवेश किया, परंतु भीतर की हालत देखते ही चौंक पड़ा, ठिठका सा रह गया। सामने ही कुर्सी पर सुंदर लाल मौजूद था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। बुरी हालत थी उसकी। शरीर पर जख्मों के निशान थे। चेहरे की बुरी हालत थी। एक आंख सूजकर नीली पड़ी हुई थी। स्पष्ट नजर आ रहा था कि उसे तगड़ी मार मारी जा रही है। उसका ठिकाना पूछने के लिए, जो कि वह जानता ही नहीं था। उस दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जा। यह क्या है? सोहन लाल ने पलटकर उसे देखा। उसके चेहरे पर कड़वे भाव आ गए। यह भी तुम्हारी तरह चोर है? चोर? सोहन लाल चौंका। हाँ, यही कहता है यह, परंतु हमें विश्वास नहीं आया, इसलिए अब इसे बांधकर इससे पूछा जा रहा है। इसकी असलियत क्या है, जब तक यह नहीं बताएगा तब तक इसकी यही हालत रहेगी। हो सकता है यह वास्तव में चोर ही हो। कुछ भी हो सकता है, उसने खतरनाक स्वर में कहा। तुम इसे जानते हो? नहीं, सोहन लाल ने सिर हिलाकर लापरवाही से कहा। मैंने इसे पहली बार देखा है। चल,
कुर्सी पर बैठ जा। सोहन लाल आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। उस व्यक्ति ने कुर्सी खींची और दरवाजे के पास सरका कर बैठ गया। रिवॉल्वर उसके हाथ में रही। वह सावधान था और रिवॉल्वर का रुख सोहन लाल की तरफ था। सोहन लाल के तसल्ली से भरे चेहरे को देखकर उसके मन में बार बार यही आ रहा था कि हो सकता है वह वास्तव में चोर ही हो। और सोहन लाल इसलिए निश्चिंत था कि बाहर शंकर दास मौजूद है, जो कि इस स्थिति को आसानी से संभाल लेगा। उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और वह कुर्सी खींचकर बैठा भी दरवाजे के पास था। दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी। शंकर दास वहां पहुंचकर आसानी से उस पर काबू पा सकता था। इसकी हालत बता रही है कि यह काफी देर से बंधा हुआ है, सोहन लाल बोला। तुम्हारा ख्याल ठीक है, उसने रिवॉल्वर थामे शांत स्वर में कहा। तभी सोहन लाल को दरवाजे के पास शंकर दास नजर आया। सोहन लाल के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं उभरे। वह बेहद शांत स्थिति में बैठा रहा। सुंदर लाल का सिर छाती की तरफ झुका हुआ था। वह अर्ध बेहोशी की हालत में था। कभी कभार रह रहकर उसके होठों से निकली पीड़ा भरी कराह सुनाई दे जाती थी। अगले ही पल शंकर दास ने भीतर प्रवेश किया और हाथ में दबी रिवॉल्वर उसकी खोपड़ी से सटा दी। वह चौंका। उसने उठना चाहा। बैठे रहो, शंकर दास कहर भरे स्वर में बोला, वरना भेजा फाड़ कर रख दूंगा। वह हक्का बक्का सा फौरन कुर्सी पर जम गया। कई पलों तक तो कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हो गया है, परंतु इतना समझ गया कि उसका शक ठीक था। वह दो थे और बातें करने की आवाज़ उसने सुनी थी और वह महज उसका वहम नहीं था, हकीकत थी। परंतु उसने लापरवाही इस्तेमाल करके खुद ही बेवकूफ़ी कर बैठा था और अब उसके हक में खतरनाक माहौल उसके सिर पर सवार खड़ा था। शंकर दास ने पीछे से हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से रिवॉल्वर लेकर कमरे के कोने में उछाल दी। वह निहत्था क्या हुआ, जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। चेहरा फक पड़ चुका था। आंखों में आतंक के साए मंडरा उठे थे। भय की मूर्ति बना कुर्सी से चिपका रह गया था वह। सोहन लाल कुर्सी से उठा और दूसरे कमरे में फेंकी अपनी रिवॉल्वर उठा लाया। शंकर दास उसके सामने आया। उसने शंकर दास को देखा। उसके चेहरे पर क्रूरता के भाव पाकर वह मन ही मन कांप उठा। तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? शंकर दास ने भिजे दांतों से पूछा। बाहर गए हैं। कहाँ बाहर गए? पाहवा, तीरथराम पाहवा का बुलावा आया था। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी कि किसी ने महेश चंद्र की हत्या कर दी है। पाहवा सबको इकट्ठा कर रहा है। कितनी देर हो गई उन्हें गए? घंटा भर हो गया है। वह जल्दी से बातों का जवाब दिए जा रहा था। उसे डर था कि सामने खड़ा खतरनाक इंसान कहीं क्रोध में आकर उस पर गोली ना चला दे। कब तक आएंगे वह? फुर्सत मिलने पर घंटे में वापस भी आ सकते हैं या फिर सुबह तक। वैसे वह जल्दी आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस कैदी के पास मैं अकेला हूँ, उसने बेचैनी से कहा। कितने हैं वह? 4, मुझे मिलाकर 5, उसने कहा। फिर हिम्मत करके पूछ बैठा, तो तुम लोग कौन हो? शंकर दास के कुछ कहने से पहले ही सोहन लाल दरिंदगी से कह उठा, तुमने सोहन लाल शंकर दास का नाम सुना है? इन शब्दों के साथ ही आतंक से उसकी आंखें फटती चली गई। तुम लोग वह दोनों हो, सोहन लाल शंकर दास? उसकी जैसे जान ही सूख गई हो। चेहरा फक पड़ गया। फटी फटी सी आंखों से वह उन्हें देखता रह गया। हाँ, मुझे सोहन लाल कहते हैं। सोहन लाल का स्वर पहले जैसा ही था। उसकी खौफपूर्ण निगाहें शंकर दास की तरफ घूमी। शंकर दास का चेहरा भयानक भावों से भर उठा। शंकर दास को देख रहे हो? शंकर दास के कहने का अंदाज ऐसा था कि उसकी रही सही जान सूख गई। सोहन लाल और शंकर दास की आंखें मिली। इसकी हालत चलने लायक नहीं है, सोहन लाल ने कहा। हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। तभी वह व्यक्ति सख्ते किसी हालत में पूछ बैठा, महेश चंद्र को तुम लोगों ने मारा है? हाँ, हमने ही मारा है। सोहन लाल क्रूरता से हंसा। ऐसी तैसी फेर कर रख दी साले की। उसने भयभीत निगाहों से सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम दोनों बहुत बड़े खतरे में हो। पाहवा महेश चंद्र की हत्या बर्दाश्त नहीं करेगा। हम तो पाहवा की तरफ से कब से खतरे में हैं, देख नहीं रहा ना? पाहवा के कुत्ते दर बदर ठोकरे खाते हमें गोलियों से भूनने के लिए कदम कदम पर तलाश कर रहे हैं, सोहन लाल ने वहशी स्वर में कहा। ऐसे में हम महेश चंद्र को उड़ाएं या उसके बाप को, वह और क्या कर लेगा? हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? वह कुछ न कह सका। तभी शंकर दास बोला, इसके साथी कभी भी आ सकते हैं। वह आ गए तो
तो मामला बढ़ सकता है। ठीक है, उठाओ सुंदरलाल को। मैं उठाऊं? हाँ, मुझे यहाँ और भी काम है। सोहनलाल वहशी अंदाज में हंसा। और काम? शंकर दास ने प्रश्न भरी निगाहों से सोहनलाल को देखा। हाँ, इसका इंतजाम भी तो करना है। सोहनलाल ने उस व्यक्ति को देखा। उसकी आंखें दहशत भरे अंदाज में फटती चली गई। शंकर दास कुर्सी पर बंधे सुंदरलाल की तरफ बढ़ा। तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? वह आतंक भरे स्वर में कह उठा। वही जो पहले तुम मेरे साथ कर देना चाहते थे, सोहनलाल कड़वे स्वर में बोला। उसने सूखे होठों पर जीभ फेरी। चेहरे पर छाए आतंक के साए गहरे होने लगे। नहीं, भगवान के लिए मुझे मत मारो। मैं तो नौकर हूँ। तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी? मैंने तो तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा। वह गिड़गिड़ाए से अंदाज में कह उठा। नहीं मारूं? सोहनलाल ने होठ सिकोड़े। नहीं, उसके होठों से आज्ञा भरा स्वर निकला। नहीं, नहीं, भगवान के लिए नहीं। तब तक शंकर दास सुंदरलाल के बंधन खोलकर कंधे पर लाद चुका था। तुम निकलो, सोहनलाल ने शंकर दास से कहा। दीवार मत फलांगना, दरवाजा खोलकर निकलना। सुंदरलाल बेहोशी की सी हालत में था। रह रहकर उसके होठों से पीड़ा भरी मध्यम सी कराह निकल जाती थी। वह नहीं जानता था इस समय उसके साथ क्या हो रहा है। कब तक बाहर आ रहे हो? शंकर दास ने पूछा, फिर कहा, ज्यादा देर मत लगाना। सोहनलाल ने सिर हिलाया। सुंदरलाल को उठाए शंकर दास बाहर निकल गया। सोहनलाल ने उस व्यक्ति को देखा, फिर हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर हिलाई। उसके चेहरे पर घबराहट के भावों ने पुनः जोर मारा। मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। सोहनलाल मुस्कुराया। यह शब्द सुनकर उसके चेहरे पर जिंदगी की लहर दौड़ने लगी। दिल तो नहीं कर रहा तुझे छोड़ने का, लेकिन तुम मुझे भले आदमी लग रहे हो, इसलिए जान बख्शी देता हूँ। आज के बाद शराफत से जिंदगी बिताने की कोशिश करना। दोबारा कभी मेरे हत्थे मत चढ़ना। हाँ हाँ, उसका स्वर खुशी से कांप उठा। तुम जो कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। गुड, मेरी बात मानेगा तो तेरा अगला जन्म संवर जाएगा। तू नौकर नहीं, पाहवा जैसा बनेगा अगले जन्म में। उसने खुशी भरे अंदाज में सिर हिलाया। वह फौरन सोहनलाल से छुटकारा पाना चाहता था। उठो। सोहनलाल का शब्द पूरा होते ही वह फौरन उठ खड़ा हुआ। गुड, सोहनलाल मुस्कुराया। किस्मत वाले हो। खैर, घूमो, पीठ मेरी तरफ। वह फौरन घूम गया। सोहनलाल ने ट्रिगर दबाया। नाल से निकली गोली ने उसकी खोपड़ी उड़ा दी। मेरे वायदे पर विश्वास करके जिंदगी से मुक्ति मिल गई, और मुझे क्या चाहिए, खुशनसीब इंसान? सोहनलाल ने कहर भरे स्वर में कहा। उसकी लाश को फलांगता हुआ रिवॉल्वर थामे कमरे से बाहर निकलता चला गया। तीरथराम पाहवा ने सुलगती निगाहों से अपने सामने खड़े अपने 8 ओहदेदारों को देखा, जिनका नंबर महेश चंद्र के बाद आता था। वह 8 कुर्सियों के करीब बैठने की अपेक्षा उनके करीब खड़े थे। चेहरों पर गंभीरता और सतर्कता मौजूद थी। निगाहें पाहवा की हरकत करते जिस पर पाहवा खूनी शेर की भांति उस खूबसूरत कमरे में टहल रहा था। उसके मुंह से निकलने वाली तेज सांसें खतरनाक गुर्राहटों की तरह लग रही थी। चेहरे पर वहशीपन के भाव नाच रहे थे। भिजे हुए दांत, खिंचाव के कारण चेहरा किसी भेड़िए के समान लग रहा था। सामने खड़े 8 ओहदेदार बेहद सतर्क थे। वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि पाहवा ऐसे खतरनाक रूप में कभी आता नहीं, और जब आता है तो उसका यह खतरनाक रूप खून की नदियां बहाए बिना दूर नहीं होता। पाहवा ठिठका, एड़ियों के बल घूमा और उसी अंदाज में 8 को घूरने लगा। पल भर के लिए वहां मौत का सा सन्नाटा छा गया। वह सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2। तीरथराम पाहवा के होठों से सर्द स्वर निकला। किसी ने कुछ नहीं कहा। सब चलता है, चलता ही रहता है। घात प्रतिघात तो हम लोगों के काम का हिस्सा है। पाहवा की आवाज में बेहद खतरनाक भाव विद्यमान होने लगे थे। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि वह हमारा कोई भी कैसा भी नुकसान कर दे। महेश चंद्र की मौत कम से कम मेरे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान का सौदा है। वह मेरे अधिकतर काम कंट्रोल करता था। मैं निश्चित रहता हूँ, और अब मेरे लिए दूसरा महेश चंद्र जाने पैदा हो पाएगा या नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। महेश चंद्र की मौत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तीरथराम पाहवा ने भिजे दांतों से 8 को निहारा। वह सिर्फ 2 हैं, सोहनलाल और जेल से भागा मुजरिम शंकर दास, और यह 2 हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। 200 भी हों तो हम एक साथ उन्हें मसल सकते हैं। जवाब दो। पाहवा का दरिंदगी से भरा यह रूप देखने वाला था।
आप ठीक कह रहे हैं, एक ने कहा। मैं ठीक कह रहा हूँ? पावा ने कहने वाले की आंखों में देखा। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वह पुनः स्थिर लहजे में बोला। उन दोनों के प्रति तुम लोगों की क्या राय है? क्या इंतजाम करना चाहिए? उन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। हमें सबको दिखाना है कि कोई भी हमसे जीत नहीं सकता, ताकि भविष्य में कोई हमारे खिलाफ सिर न उठा सके। अन्य ने स्थिर किंतु सख्त स्वर में कहा। पावा ने होठ भींचकर उसे घूरा। मुझे खुशी है कि तुम लोगों को समझ है कि दुश्मनों के साथ कब कैसा व्यवहार करना चाहिए। तीरथ दास पावा ने क्रूर स्वर में कहा। तो कब तक इन दोनों की मरने की खबर कब तक मुझे सुना रहे हो? बहुत जल्द की भी हद होती है समय की। तीरथ राम पावा गुर्राया। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक मुझे सोहन लाल और शंकर दास की मौत की खबर चाहिए। अगर यह दोनों या दोनों में से कोई एक जिंदा भी हाथ आ जाए तो कोई बुरा नहीं, पावा ने पूर्वता लहजे में कहा। जाओ अब तुम लोग, उन दोनों को तीसरे दिन तक जिंदा नहीं रहना चाहिए। पावा के आखिरी शब्दों में धमकी थी, जिसे महसूस कर वह आठों के आठों मन ही मन खौफ से सिहर उठे। उनके बाहर जाने के बाद पावा भिजे दांतों से वहशी भाव चेहरे पर लिए कमर पर हाथ बांधे काफी देर तक टहलता रहा। सोहन लाल और शंकर दास के प्रति आंखों में अंगारे दहक रहे थे। एकाएक फोन की घंटी बजने लगी। पावा ठिठका, फिर आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। हेलो, नमस्कार पावा साहब। खनकती आवाज रिसीवर के माध्यम से पावा के कानों से टकराई। तीरथ राम पावा के चेहरे पर छाया तनाव कुछ कम हुआ। तुम रानी? हाँ, आपकी रानी। आवाज में हंसी थी। कैसी हो? आपकी मेहरबानी से वक्त कट रहा है। 6 दिन हो गए जनाब के दर्शन ही नहीं हुए। व्यस्त था रानी। आवाज में कुछ परेशानी सी लग रही है। रानी के शब्दों में मुस्कुराहट थी। तुमने पहचाना है तो ठीक ही पहचाना है। पावा ने गहरी सांस ली। सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारा होटल उड़ा दिया गया। बहुत नुकसान हुआ तुम्हारा। हाँ, भारी नुकसान। पावा के होठों से सख्त स्वर निकला। होटल के उड़ जाने से मेरी आधी से ज्यादा ताकत खत्म हो गई है। तुम नहीं समझ सकोगी कि मेरी क्या हालत हो रही है इस समय। मैं सब समझ रही हूँ पावा साहब। महेश चंद्र की भी हत्या कर दी गई है। ओह, वह तो आपका खास वफादार आदमी था। हाँ, उसका मर जाना दूसरी चोट है मेरे लिए। पावा ने रिसीवर पर ही दांत खींचकर कहा। वह कैसे मरा? उन्हें 2 कुत्तों ने मारा है, सोहन लाल और शंकर दास। लेकिन वह बचेंगे नहीं। देर सवेर में इनकी लाशें पड़ी होंगी शहर के किसी हिस्से में। मेरे खिलाफ खड़ा होकर कोई जिंदा नहीं बच सका। आप ठीक कह रहे हैं। रानी का स्वर शांत था। मेरे पास आ जाइए ना। फोन पर इतनी लंबी बातें हो नहीं सकती। बैठकर बात करेंगे और आपकी दिमागी परेशानी भी काफी हद तक हल्का कर दूंगी। हल्का कैसे? समझकर भी पावा ने पूछा। जाने क्या सोचकर उसके होठों पर मुस्कान फैल गई थी। वैसे ही। रानी की आवाज में खनकती हंसी थी। पावा के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। सच मानो तो तुम्हारे फोन आने से पहले ही मैं तुम्हारे पास आने की सोच रहा था। वास्तव में मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत महसूस हो रही है। कहते हुए पावा ने गहरी सांस ली। तो फिर देर किस बात की? कोई देर नहीं। छोटे छोटे 2-4 काम हैं, उन्हें निपटा कर आता हूँ। कितनी देर तक? ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कहने के साथ ही पावा ने रिसीवर रख दिया। हालात तो अभी भी वहीं के वहीं थे, परंतु रानी से बात करने के पश्चात मस्तिष्क के तनाव को काफ़ी हद तक हल्का महसूस कर रहा था। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।